अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपने सुना होगा कि अक्सर मैं आपके साथ हाईवेज़ के बारे में या इस तरह के रोड्स के बारे में जो कि काफ़ी हॉन्टेड हैं स्टोरीज़ शेयर किया करता हूँ। नॉर्मली ये जो भी स्टोरीज़ होती हैं आमतौर पे कराची से या सिंध से या फिर आप कह सकते हैं पंजाब से या पाकिस्तान से, इंडिया से आपके साथ शेयर की जाती हैं। लेकिन आज की ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे कॉन्टिनेंट से है, एक ऐसी जगह से है जिसके बारे में मेरे ख़्याल में आपने कोई इस तरह की कहानी नहीं सुनी होगी। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके भतीजे ज़ावियार की कहानी है। और ये बताते हैं 2003-2004 उस दौर की कहानी है जब मेरा भतीजा मोरक्को यानी मराकश में किसी जॉब के सिलसिले में गया हुआ था। और वहाँ पे जाने के बाद उसको जब जॉब मिली तो वो एक ड्राइवर की जॉब थी। ज़ाहिर सी बात है, एक एनजीओ के साथ काम कर रहा था, अच्छे पैसे मिल रहे थे। और वहाँ पे ये आसानी थी कि इसको अक्सर एक शहर से दूसरे शहर और फिर दूसरे शहर से किसी तीसरे शहर का सफ़र करना होता था। आम तौर पे बताते हैं कि मुझे कुछ लोगों को लेके एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना होता और फिर कभी कभी उनके साथ वापस आता या फिर कभी कभी मुझे अकेले भी वापस आना पड़ता था। तो वैसे ही एक रात थी और मैंने एक फैमिली को जो कि एनजीओ की किसी एम्प्लॉय की फैमिली थी, एक शहर से हाईवे के ज़रिए दूसरे शहर छोड़ा। अब जब मैं वापस हाईवे पे आया तो रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था। शदीद सर्दी हो रही थी और जैसे कि हमारे हाईवे पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता है या बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। अगर आप वहाँ की बात करें तो वहाँ पे रात के टाइम में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ करता। वैसे आमतौर पे मेरी आदत थी, मैं हाईवे पे गाड़ी को तेज़ चलाया करता था, लेकिन जिस रात ये वाकया मेरे साथ पेश आया, मेरी गाड़ी की स्पीड आप कह सकते हैं कि 50 से 60 के दरमियान थी और मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा था। खैर इसी दौरानी में चलते चलते मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस ट्रैक के ऊपर मौजूद हूँ या जिस लाइन में मौजूद हूँ, इसी लाइन में गाड़ी की रोशनी में मुझे कोई चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं पीछे की तरफ था और मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा था उसके मुताबिक कोई लंबा सा वजूद था जो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। वैसे आम तौर पे अगर आप उस दौर की बात करें या उस कॉन्टिनेंट की बात करें तो जैसे कि हमारे हाईवेज़ पे होटल्स मोटल्स बहुत ज़्यादा कसरत से मौजूद होते हैं, वहाँ पे इतनी रौनक नहीं हुआ करती थी। ज़ाहिर सी बात है, जो कुछ दिख रहा था वो पीछे की तरफ से दिख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता तो मुझे यकीन था कि वाज़े तौर पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि एक वक्त ऐसा आया जब मेरी गाड़ी मज़ीद आगे बढ़ी तो मुझे ऐसा लगा एक औरत जो कि बहुत ही पतली बहुत ही लंबी सी औरत थी। आम तौर पे वहाँ पे इतनी लंबी औरतें नहीं हुआ करती थीं। खैर वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। पीछे से जो मेरी नज़र उस औरत के ऊपर पड़ी तो उसके बहुत ही लंबे बहुत ही तवील आप कह सकते हैं कि इस कदर बड़े बाल थे कि बाकायदा उसके चलने के बावजूद ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके बाल ज़मीन को बस छूने ही वाले हैं। अजीब बात ये थी कि बावजूद उसके कि मैं पीछे से उसकी तरफ बढ़ रहा था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम करना शुरू किया ताकि मैं रोक के इस औरत से पूछ सकूं कि सब खैरियत तो है। अच्छा बात ये भी थी कि जब मैंने पीछे से उस औरत के ऊपर इन चलते हुए लम्हात में गौर किया तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे ये औरत नंगे पैर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। खैर मैंने इस औरत को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद मैंने सोचा कि उल्टे हाथ पे गाड़ी को दबाता हूँ या थोड़ा सा नीचे उतारता हूँ। नीचे उतारने के बाद जब ये औरत यहाँ पे पहुँचेगी मैं इससे पूछूंगा कि अगर इसको मेरी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो यकीनन मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। बहरहाल मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी गाड़ी को साइड में रोका और रोकने के बाद बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखना चाहा
तो शायद अंधेरे की वजह से या डिस्टेंस अब ज़्यादा हो जाने की वजह से वो औरत मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि जब मैं पीछे से उसके आगे आ रहा था तो क्योंकि गाड़ी की लाइट्स की रोशनी मौजूद थी जिसकी वजह से मैं उसको प्रॉपरली देख सकता था। खैर मैंने सोचा कि मैं उतरता हूँ। उतरने के बाद मैं इस औरत का यहाँ पे आने का इंतज़ार करता हूँ। और ऐसे हुआ कि जैसे ही मैंने गाड़ी से उतर के बाहर की तरफ आके पीछे की तरफ देखना शुरू किया तो ताहद्दे निगाह मुझे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि अगर वो औरत नीचे उतरती तो नीचे उतरने के बावजूद उसका वजूद मुझे ज़रूर दिखाई देता। मैं बड़ा हैरान था कि आखिर कुछ फीट के फासले पे ये औरत भला कहाँ जा चुकी है। आप यकीन करें कि काफ़ी देर तक मैं उसके आने का इंतज़ार करता रहा और इधर उधर देखता रहा। जब मुझे यकीन हो चला कि यहाँ पे वो औरत मौजूद नहीं है तो मैं दोबारा से गाड़ी के अंदर बैठा और मैंने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है कि मुझे गाड़ी चलाते चलाते मुश्किल से 5 या 7 मिनट मज़ीद गुज़रे होंगे। मुझे दोबारा से गाड़ी की लाइट में वो औरत वैसे ही चलती हुई दिखाई देने लगी। उसी तेज़ रफ्तारी के साथ वैसे ही नंगे पैरों से वो आगे बढ़ रही थी। वैसे ही उसने लिबास पहन रखा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरे पीछे होने के बावजूद वो औरत भला आगे कैसे आ सकती थी। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे यकीन होता जा रहा था कि मामला उस तरह से सीधा नहीं है जिस तरह से सीधा दिखाई दे रहा था। अब मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार को न सिर्फ तेज़ किया बल्कि उस औरत को मैंने जब क्रॉस किया तो मैंने जब बैक व्यू मिरर से दोबारा से चलती हुई गाड़ी में उसको देखा तो फिर वही सिनेरियो था कि पीछे देखने पे या बैक व्यू मिरर पे देखने पे वो औरत मौजूद ही नहीं थी। अब मुझे यकीन हो चला था कि इस सुनसान वीरान हाईवे पे जो औरत बेसिकली मुझे दिखाई दे रही थी या तो ये कोई इस तरह की मखलूक थी जिसे चुड़ैल या इस तरह के नाम से जाना जाता है या फिर यकीनन ये एक छलावा था जो मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से डराने की कोशिश कर रहा था। आप यकीन करें कि जब तक मैंने इस हाईवे को क्रॉस करके शहर के अंदर एंट्री नहीं दी मुझे 3 या 4 बार उस औरत के इस रोड के ऊपर चलने का एहसास हुआ। अजीब बात यह भी थी जब मैं अपने घर पहुंचा या वहां पे पहुंचा जहां पे मेरी रिहाइश मौजूद थी तो वहां पहुंचते ही मुझे 102 103 बुखार हो चुका था। अच्छा गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। इंसान की उम्र के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात हुआ करते हैं। कहा जाता है कि जो कच्ची उम्र के लोग होते हैं उनके जो फैसले हैं वो कभी भी पुख्ता नहीं हो सकते। कुछ ऐसा ही मामला मेरे साथ भी था। अक्सर जब मैं अपनी टीन एज में था तो मैं हर चीज़ को अपने सर पे सवार कर लिया करता था। मेरे जो फैसले थे वो एकदम से हुआ करते थे और उनके अंदर पुख्तगी नहीं हुआ करती थी। जो भी चीज़ मेरे जहन पे चढ़ जाती या जिस चीज़ को मैं हासिल करना चाहता तो मैं पूरी कोशिश किया करता था कि किसी भी कीमत पे उसको हासिल कर सकूं। ये जो 1991 था ये मेरी यानी आबिद की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वर्स्ट साल था। ये वो साल था जिसने मेरी ज़िंदगी को बल्कि मेरी ज़िंदगी के रुख को मुकम्मल तौर पे तब्दील करके रख दिया था। मुझे याद है कि मैं 1991 में 9th क्लास का स्टूडेंट था और कराची के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। मेरी पहली दफ़ा उससे जो मुलाकात थी वो स्कूल के अंदर ही हुई थी और मैं पहली मुलाकात में ही उसका दीवाना बन चुका था।
मुझे लग रहा था कि आने वाले वक्तों में या जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, मेरा उसके बगैर रहना या उसके बगैर गुजारा करना नामुमकिन हो जाएगा। और शायद यही खौफ था कि जिसकी वजह से मैं ना सिर्फ उसको हासिल करना चाहता था, बल्कि मैं चाहता था कि दुनिया से चुरा के, दुनिया की नज़रों से दूर, मैं किसी भी तरह उसको ना सिर्फ हासिल कर लूं, बल्कि उसको हमेशा के लिए अपने पास, अपने साथ महफूज कर लूं। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई थी, मुझे महसूस हो रहा था कि जो मेरी ज़िंदगी है सरासर तब्दील होके रह चुकी है। हालांकि मुझे लगता था कि जितनी शिद्दत से मैं उसको पसंद किया करता हूँ, वो भी शायद उतनी ही शिद्दत से मुझे प्यार किया करती है। कुछ अरसे तक ये जो हमारे मामलात थे, ये जो भी ताल्लुकात थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। लेकिन जैसे जैसे उसके घर वालों को इस बारे में पता चला, तो ना सिर्फ उसको स्कूल से निकलवा दिया गया, बल्कि बहुत सारी पाबंदियां थीं जो मेरे साथ साथ उसके ऊपर भी लगा दी गईं। उसके पेरेंट्स ने, ख़ास तौर पे उसके फादर ने, ना सिर्फ मेरे घर वालों को, बल्कि आप कह सकते हैं कि मेरे पूरे ख़ानदान को हिला के रख दिया था। असल बात ये थी कि ना सिर्फ उन लोगों के सियासी ताल्लुकात थे, बल्कि उसका जो बाप था एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था। उसके बाप ने मेरे पेरेंट्स को बता दिया था कि अगर आपने अपने बच्चे की, अपने लड़के की ज़िंदगी को बचाना है, तो आप इसको कहें कि हमारी बेटी की दुनिया से या ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाए। और ऐसे ही हुआ कि जो मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने भी मुझे ना सिर्फ स्कूल से निकलवा दिया, बल्कि मेरा दाखिला किसी और स्कूल में करवा दिया गया। ये जो 2-4 महीने थे, ये बड़े तकलीफ़दा महीने थे, और मुझे लगा करता था कि मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी मौजूद है। मैं किसी भी तरह अपनी उस मोहब्बत को ना सिर्फ हासिल करना चाहता था, बल्कि मैं चाहता था मैं किसी काबिल हो सकूं, या अपने अंदर इस कदर तब्दीलियां ला सकूं कि एक दिन उसका जो बाप है, ना सिर्फ वो मुझे उसका रिश्ता दे दे, बल्कि वो मुझे कबूल भी कर ले। खैर, कभी कभी जो आप सोच रहे होते हैं, उनके बिल्कुल बरक्स हुआ करता है। और ऐसे ही हुआ कि ग्रेजुअली जो चीज़ें थीं, वो ना सिर्फ तब्दील होती चली गईं, बल्कि मैं भी गंदे दोस्तों में रहने की वजह से नशा करने का आदी हो चुका था। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, वैसे वैसे ये जो नशे की लत थी, ना सिर्फ ये बढ़ती चली जा रही थी, बल्कि अब मेरे वालिदैन को भी लगने लगा था कि जिस कदर मैं इस लत के अंदर घुस चुका हूँ, या जिस कदर मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, शायद मेरा बचना या इस लत से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। कुछ अरसे तक जो मेरे पेरेंट्स थे, वो मुझे देखते रहे, और बिलाखिर उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला किया कि उन्होंने फैसलाबाद के अंदर एक जो हमारे चाचा रहा करते थे, ना सिर्फ उनके पास मुझे भेज दिया, बल्कि वहाँ पे मुझे भेजने के बाद मेरा मेडिकल इलाज करवाना शुरू किया। मुझे पूरे पूरे दिन के लिए ना सिर्फ कमरे में, बल्कि पूरे घर के अंदर कैद रखा जाता, और मेरे चाचा होने के बावजूद भी मुझ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की जाती। ये बज़ाहिर जो कुछ हो रहा था, ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन ये सारे के सारे लोग मेरे अपने थे, मेरे घर वाले थे, मेरा खून थे। तो मुझे लग रहा था कि ये जो कुछ कर रहे हैं, मेरी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे मैंने नशे से दूर होना शुरू किया, तो अक्सर ऐसा होता कि मैं छत पे जाके बैठ जाता, और रात के 12-1 बजे से रात के 3-3, 4-4 बजे तक छत पे बैठा रहता। अब ये जो घर था, ये कुछ इस तरह से था कि इसके सामने एक बहुत बड़ा सा खाली घर मौजूद था, जबकि इसके करीब जवार में इक्का दुक्का छोटे छोटे घर बने हुए थे। कहने को ये एक सोसाइटी टाइप की जगह थी, लेकिन अक्सर जो भी प्लॉट थे वो ज़्यादातर खाली थे। खैर, जब मैं छत पे जाके बैठा करता था तो सब कुछ नॉर्मल था और कोई ऐसी बात महसूस नहीं होती थी। लेकिन तकरीबन 5 या 6 दिन के बाद कुछ अजीब सी चीज़ें थीं जो मैंने ना सिर्फ महसूस करना शुरू की थी, बल्कि मुझे लगा करता था कि कुछ ना कुछ तो है जो एबनॉर्मल है।
जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि जब मैं छत पे जाके बैठता तो जो बिल्कुल सामने वाला खाली घर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि तकरीबन पिछले 30 या 40 सालों से मुकम्मल तौर पे खाली है, तो मैं देखता कि जब मैं छत पे जाता हूँ तो सामने वाली छत पे ऐसा लगता जैसे कोई लड़की है जो आके बैठ जाती है, और ना सिर्फ बैठ जाती है बल्कि मुसलसल मेरी तरफ देखती रहती है। लेकिन मेरे साथ माजी में जो कुछ हो चुका था या जिससे भाग के मैं नशे के अंदर इन्वॉल्व हुआ था, मैं नहीं चाहता था कि मैं दोबारा से किसी इस तरह के चक्कर में पड़ सकूं। कभी एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसी तरह तकरीबन 10 या 12 दिन तक मैं देखता रहा कि उस घर की छत पे रोज़ाना वही लड़की बहुत ज़्यादा तैयार होके, सज धज के और हर दफ़ा नए कपड़े पहन के सामने आके चेयर डाल के बैठ जाती है। उसने अपने बाल ना सिर्फ खोले होते हैं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ इस तरह से मेरी तरफ देखना शुरू करती है जैसे कि वो मुझे काफ़ी अरसे से जाना करती हो। अब मैं मुसलसल उसको नज़रअंदाज करता रहा क्योंकि मुझे पता था कि इसका अंजाम भी वैसे ही होगा जैसा कि मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। मैंने कभी भी ना ये पूछने की, ना ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये कौन लड़की है और इस खाली घर में, इस खाली छत पे अकेले इतनी रात में क्यों आया करती है। इसी तरह की एक रात थी और रात के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था और इत्तफाक से मैं उसी जगह, उसी पॉइंट पे बैठा हुआ था। आज इत्तफाक से जो सामने वाला घर था उसकी छत पे वो लड़की मौजूद नहीं थी। मैं बैठा हुआ अपने माजी को याद कर रहा था, अपने गमों को भुलाने की या अपने माजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि एकदम से मैंने देखा कि सीढ़ियों पे से चढ़ती हुई वही लड़की एकदम से ना सिर्फ छत के ऊपर आ चुकी है बल्कि उसी जगह पे, उसी बीच वाले पॉइंट पे चेयर पे आके बैठ गई है। इसी दौरानिए में जबकि मैं उसको देख रहा था तो इत्तफाक से जो मेरे चचा थे वो भी छत पे आ गए। अब जैसे ही वो छत के ऊपर आए तो चचा ने मुझे आते ही कहा कि बेटा इस वक्त यहाँ पे ना बैठो और ख़ास तौर पे जो सामने वाला घर है उसकी तरफ हरगिज़ ना देखो। अब चचा ने मुझे कहा कि नीचे चलो, तो मैं उनसे पूछने लगा कि चचा मुझे यहाँ पे बैठने दें, आप भला मुझे नीचे क्यों ले जाना चाहते हैं। तो वो कहने लगे कि अभी इस वक्त यहाँ पे ना बैठो, तुम मेरे साथ नीचे चलो, मैं तुम्हें नीचे चल के सब बताता हूँ। खैर अब वो बड़े थे, जब उन्होंने मुझे इस तरह से कहा तो अल्टीमेटली मैं वहाँ से खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद अपने चचा के हमरा सीढ़ियों से होता हुआ सीधा नीचे आ गया। जब मैं अपने चचा के हमरा नीचे आया तो मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें वहाँ पे बैठने से इसलिए मना कर रहा हूँ कि जो सामने वाला घर है ये पिछले 30-40 सालों से न सिर्फ खाली है बल्कि एक ऐसा घर है, एक ऐसा आसेबज़दा घर है जिसके बारे में पूरे मोहल्ले को, आप कह सकते हैं कि पूरे इलाके को ये मालूम है कि इस घर में अब से 30-40 साल पहले एक लड़की के साथ रेप किया गया था और रेप करने के बाद उसको वहीं पे कत्ल कर दिया गया था। उस दिन से आज तक जितने भी लोग यहाँ पे रहा करते हैं उन सब लोगों ने इस घर की छत पे ना सिर्फ उस लड़की को देखा है बल्कि ऐसा लगता है कि वो वैसे ही जवान हालत में जैसी कि उसको मारा गया था छत पे आके ना सिर्फ बैठा करती है बल्कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी तरफ माइल करने की कोशिश किया करती है। और जिन लोगों ने भी उसकी तरफ माइल होके या उसकी बातों में आके उसकी तरफ बढ़ने की या उसके पास जाने की कोशिश की है तो वो लोग अपनी जान से न सिर्फ हाथ धो बैठे हैं बल्कि आज तक उनका पता ही नहीं चल सका कि वो बिला आखिर कहाँ गए हैं। अब ये जो बातें मैं चचा से सुन रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं रोज़ाना छत पे जाता हूँ, वो रोज़ाना तैयार होके सामने आके बैठती है
लेकिन हाँ, एक बात थी कि वो मुझे देख के मुस्कुराती भी थी, तब भी मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं किया करता था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका था और मैं मज़ीद इस तरह के चक्करों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। तो शायद इसी वजह से मैं अब तक उसके सहर से या उसकी साजिश से बचा हुआ था। अगर मैं भी आम लड़कों की तरह, आम लोगों की तरह उसको देखता, उसका रिस्पॉन्स करता या उसके पास जाने की कोशिश करता, तो हो सकता है मेरा भी वो ही हाल होता।